बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस क्लास में हमने माई बैंक अकाउंट कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट ऑफ योर बुक, दैट इज द कायद्स एड्रेस ऑन 11th अगस्त 1947। ठीक है, और ये आपकी बुक का फर्स्ट यूनिट है, तो इंशाल्लाह आज हम इसको पढ़ेंगे। ये दो हिस्सों में पढ़ा जाएगा, आज और कल, आज और कल। ठीक है ना? तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। चलो, मेरा ख्याल है नजर आ रहा होगा। वैसे बुक्स होंगी आपके पास, बुक्स होनी चाहिए आपके पास। हाँ जी, चैट मैंने ओपन कर ली है ताकि कोई सवाल हो तो आप आसानी से कर सकें। अगला जो आपकी बुक है, इसमें पहली मिस्टेक तो पहले ही पेज पर हो गई है। ठीक है ना? और ये मिस्टेक क्या है आपको नजर आ रहा होगा। कायद ऑन 11th अगस्त 1947। बेटे ये कायद नहीं है, द कायद, दी लगेगा इसमें। ठीक है, आर्टिकल्स का रूल है कि जब सिर्फ टाइटल हो या ऑफिस हो, यानी लक़ब, खिताब या ओहदा, और साथ में नाम ना हो तो फिर दी लगता है। जैसे द प्रिंसिपल, द प्रेसिडेंट, द कायद आजम। दूसरी गलती फर्स्ट सेंटेंस में हो गई, द कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अब जब मोहम्मद अली जिन्ना लिखा है तो दी लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ इतना आएगा, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ दी नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो ये दो मिस्टेक्स तो पहले ही निकल आई चैप्टर शुरू होने से पहले ही। राइट, ये होगा, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, अपनी बुक्स में करेक्शन कर लीजिए। द कायद ऑन 11th अगस्त 1947, और फिर होगा कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना मेड प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑन 11th अगस्त 1947। यानी पहले सिर्फ कायद लिखा है तो दी लगेगा, फिर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना लिखा है तो अब दी नहीं लगेगा। पहले वाले में जो ऑरेंज कलर से लिखा है इसमें दी लिख लीजिए, और जो फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है द कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, यहां से दी काट दीजिए। ठीक है? अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, ये फर्स्ट पेज है, ये चैट खोल ली मैंने। अच्छा, अब आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ओह, ये कहाँ चला गया भाई? ये आ गया, इसको लार्ज कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से चैट ओपन कर ली, सारी तैयारियां मुकम्मल, और अब रीडिंग शुरू। द कायद ऑन 11th अगस्त 1947, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना मेड प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑन 11th अगस्त 1947। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस, सदारती खिताब फरमाया, सदारती खुतबा अदा किया ऑन 11th अगस्त 1947, 11 अगस्त 1947 को, to the inaugural session of Pakistan's first constituent assembly। इनॉग्रल, इनॉग्रेशन कहते हैं, इनॉग्रेशन कहते हैं इफ्तिताह को, शुरुआत को, इफ्तिताह को। तो इनॉग्रल सेशन, इफ्तिताही इजलास। ठीक है, पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बेटे कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है दस्तूर साज, आइन साज। आपका जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन या दस्तूर है, उसे बनाने के लिए ये असेंबली
बनाई गई थी, और इस असेंबली का काम ये था कि ये असेंबली आईने पाकिस्तान बनाए। और जाहिर है कि बनते बनते फिर 1954 तक, और फिर 1956 में वो आइन मंजूर किया गया। 1956 में आइन बना। उसी आइन की बात हो रही है। आज हम 71 के आइन को फॉलो कर रहे हैं। तो 1956 का आइन जो है ये बनना शुरू हुआ था। 11 अगस्त 1947 को इस पर काम शुरू हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं आइन साज असेंबली, जिसका काम आइन बनाना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है, तो इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। तो इसके इफ्तिताही इजलास से मोहम्मद अली जिन्ना ने सदारती खिताब फरमाया। 11 अगस्त, पाकिस्तान बनना है 14 अगस्त को, खिताब फरमाया 11 अगस्त को। असल में ये बात समझना जरूरी है कि पाकिस्तान जब इंडिया से अलग हुआ, आजाद हुआ, पाकिस्तान बना, पहले तो कोई मुल्क ही नहीं था ना पाकिस्तान नाम का। पाकिस्तान तो नए सिरे से वजूद में आया। तो पाकिस्तान के पास प्रैक्टिकली देयर वाज नो कैपिटल सिटी, नो असेंबली हॉल्स, इवन नो फ्लैग, नो स्टेट बैंक, नो engineers, only one civil surgeon was there, whose name was Dr. Sayyid Muhammad Hussain Zaidi. He was the first and the only civil surgeon at the time of the establishment of Pakistan. तो ये हाल था पाकिस्तान का। और इंडिया के पास तो ऑलरेडी स्टेट बैंक भी था, नेशनल असेंबलीज भी थी, प्रोविंशियल असेंबली भी थी, प्रोविंसेस बने हुए भी थे। अंग्रेज हुकूमत ने सब कुछ बनाया था हिंदुस्तान में। हम पाकिस्तान लेकर अलग हुए थे तो हमें सब कुछ नया बनाना था। ठीक है ना। ये ऐसे है जैसे एक फैमिली में से अगर एक भाई अलग होता है, अलग फ्लैट ले लेता है, तो उसे अपने फ्लैट के लिए एक एक चीज अपनी खरीदनी पड़ती है। वो जाहिर है कि बाकी लोगों की चीजें तो लेके नहीं जाएगा ना अपने फ्लैट में, जो सब शेयर कर रहे हैं पहले से। तो पाकिस्तान को तो सब कुछ नए सिरे से बनाना था, और टाइम दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। मैं ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि पूरा बैकग्राउंड आपके माइंड में बने कि 11 अगस्त को तकरीर करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि पाकिस्तान तो 14 अगस्त को बना है। तो बात ये थी कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश ये की गई थी। नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन ने मिलकर ये साजिश की थी कि जिन्ना को कम से कम टाइम दिया जाए पाकिस्तान बनाने के लिए। जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन से नेहरू ने यह ऐलान करवाया कि हम 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आज़ादी देकर चले जाएंगे। अब सवाल यह है कि जून 1947 के बाद 14 अगस्त 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक हमारे पास टाइम कितना था? तकरीबन 2.5 महीने, पूरे 2.5 महीने भी नहीं थे, तकरीबन 2.5 महीने। साजिश ये थी कि नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन जानते थे कि 2.5 महीने में कोई मुल्क नहीं बनता, ये सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे। तो जब बनेगा नहीं तो हम जिन्ना से कहेंगे चलो हटो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऑब्वियसली जिन्ना भी मजबूर होते कि भाई 2.5 महीने में मुझे टाइम ही कम दिया आपने, मैं कैसे बनाऊं। तो नेहरू कहते हैं आपके बस की बात नहीं, आप हटिए, हम संभाल लेंगे। ये साजिश थी। लेकिन जिन्ना की डिटर्मिनेशन, लीडरशिप और एबिलिटीज और अनथक मेहनत जो थी ना, वो रंग लाई। और जिन्ना ने 2.5 महीने की मुद्दत के अंदर अंदर न सिर्फ मुल्क बनाया, बल्कि 15 अगस्त को अंग्रेज ने यहां से जाना था। तो 15 अगस्त से पहले पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान बना। 14 अगस्त वाले दिन हिंदुस्तान पर अंग्रेज की हुकूमत थी। उसके सामने पाकिस्तान बनाकर दिखाया जिन्ना ने। बल्कि जिन्ना को तो इतनी जल्दी थी
ये साबित करने के लिए कि हम मुसलमान कितनी ताकतवर कौम हैं, 11 अगस्त को जिन्ना ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इनॉग्रल सेशन रखा जानबूझकर, ताकि हम अंग्रेज की मौजूदगी में ये साबित कर सकें कि हमने मुल्क बना लिया है और तुम्हारी साजिश को नाकाम कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह 11 अगस्त को ये सेशन रखा गया, ठीक। और 14 अगस्त को पाकिस्तान बनाने का ऐलान हुआ, और 15 अगस्त को तो अंग्रेज ने चले ही जाना था। तो अब 15 अगस्त को जब अंग्रेज चला गया, तो जो बचा कुचा था हिंदुस्तान, वो आज भी हिंदुस्तान है, पहले भी हिंदुस्तान था, बना थोड़ी है, इंडिया बना नहीं है। इंडिया कोई बना थोड़ी है, अंग्रेज ने खुद कहा था हम 15 अगस्त को चले जाएंगे, वो छोड़ के चला गया, तो जो वो छोड़ के गया वो इंडिया कहलाता है। हमने एक दिन पहले अंग्रेज की हुकूमत के रहते हुए पाकिस्तान बनाया। कमाल तो ये है, ताकि कोई ये ना कह सके कि अंग्रेज तो छोड़ के चला गया था और जो बचा वो पाकिस्तान और इंडिया को मिल गया। ऐसा नहीं है, अंग्रेज छोड़कर गया नहीं था, उस दिन अंग्रेज यहीं था, उसके होते हुए पाकिस्तान बना। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि आज की जनरेशन नहीं जानती कि आजादी की कदर क्या है। क्योंकि आप तो साहिल पर खड़े, हम और आप साहिल पर खड़े वो लोग हैं जो लहरों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये लहरें फजूल हैं, यूं ही टकरा रही हैं साहिल से। हमारे बुजुर्ग वो लोग थे जिन्होंने इन लहरों को देखा है कि ये कहाँ से चली और कितना लंबा सफर तय किया, और कितने समंदर पार करके ये लहर बिलाखिर साहिल पर पहुंची है। दे नो द स्ट्रगल ऑफ दैट टाइट, दैट्स व्हाई दे हैड नेवर टेकन फॉर ग्रांटेड इट। हमें चाहिए कि हम इस स्ट्रगल को पढ़ें और हकीकतन इसकी कदर करें। अब देखिएगा, जिन्ना ने सदारती खिताब फरमाया 11 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान की पहली आइन साज असेंबली के इफ्तिताही इजलास से। That was one of the most consequential assertions in the history of South Asia. Consequential का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा नतीजा खेज, यानी जिसे हम कहना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट एजर्शन, एक अहम, एक नतीजा खेज तकरीर साबित हुई जनूबी एशिया की तारीख में। दिस हिस्टोरिक स्पीच, ये तारीखी खिताब जो था, टेस्टिफाइज द कायद विजन ऑफ पाकिस्तान। इस से जाहिर होता था कि जिन्ना का, कायद का पाकिस्तान के बारे में क्या विजन है, क्या तस्वुर है। एंड ऑफ कोर्स, और यकीनन, it reminds about the teachings of the last holy prophet, Hazrat Muhammad, the messenger of Allah, the last of prophets, peace be upon him and upon his family and companions. Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyeen sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam की तालीमात की याद दहानी करवाता है ये खिताब। कौन सी तालीमात की? दैट ऑल men आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड, कि अल्लाह की नजर में तमाम इंसान बराबर हैं। हियर इज एन एक्सर्प्ट ऑफ हिज मेमोरियल स्पीच। जिन्ना की इस यादगार तकरीर से एक इक्तिबास, एक्सर्प्ट, पैसेज टेकन फ्रॉम दैट स्पीच, एक्सर्प्ट, इक्तिबास आपके सामने हाजिर है। अब ये तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, ठीक है भाई। तो ये जिन्ना की तकरीर का हिस्सा नहीं था जो अभी हमने पढ़ा, ये किसी राइटर ने लिखा है। अब जिन्ना की स्पीच स्टार्ट हो रही है मिस्टर प्रेसिडेंट से, ठीक है।
यहाँ से जिना के अल्फाज शुरू होंगे। तो यहाँ तक तो हमने ग्रामर की गलतियां निकाली। आगे कभी कोई ग्रामर की गलती नहीं मिलेगी क्योंकि जिना को तो इंग्लिश आती थी। ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखिएगा, तकरीर शुरू हो रही है। मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब ये जिना तो खुद गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे थे, तो फिर ये मिस्टर प्रेसिडेंट किसको कह रहे हैं? जिना। जिना ने मिस्टर प्रेसिडेंट किसको कहा है? बेसिकली ये अल्फाज मोहम्मद अली जिना को मुखातिब किए गए हैं स्टेज पर दावत देने के लिए। टीचर्स गलत कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये जिना ने कहा है मिस्टर प्रेसिडेंट किसी को। भाई किसी को नहीं कहा, ये जिना ने कहा ही नहीं है। क्लियर हो गया ना। लाल मोहम्मद चौहान साहब की समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता देता हूँ, सम रिपीट कर देता हूँ। भाई देखें, जैसे मैं होस्ट हूँ, है ना, या टेलीविजन पर आप जब वजीर आजम पाकिस्तान का खिताब देखते हैं, फर्ज कीजिए वजीर आजम पाकिस्तान कौम से खिताब फरमाने टेलीविजन पर आ रहे हैं, तो एंकर आता है पहले स्क्रीन पर। एंकर पर्सन अनाउंस करता है, ख़वातीन और हज़रात, वजीर आजम पाकिस्तान। वो ये कहकर खामोश हो जाता है। फिर शुरू होता है कौमी तराना और फिर तकरीर शुरू करते हैं वजीर आजम पाकिस्तान खुद। सिमिलरली इन दिस वे, the anchor person whoever he was, जो भी था एंकर पर्सन जो स्टेज पर अनाउंस कर रहा था, उसने अनाउंस किया मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, ख़वातीन और हज़रात, सदर पाकिस्तान। ये कहकर वो खामोश हो जाता है और स्टेज से उतर आता है। अब मोहम्मद अली जिना कायदे आजम स्टेज पर जाते हैं और माइक के सामने खड़े होकर अपनी तकरीर का आगाज कर देते हैं। आई कॉर्डियली थैंक यू। अब यहां से तकरीर शुरू हुई। भाई अब समझ में आ गई ये बात। मैं ये इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि मुझसे टीचर्स ने फोन कर करके पूछा है, व्हाट्सएप करके पूछा है कि भाई ये मिस्टर प्रेसिडेंट किसको कहा? कायदे आजम ने। कायदे आजम ने कहा ही नहीं है। ठीक है, ये गलत फहमी है। अब आइए पढ़ते हैं। कायदे आजम का खिताब आई से शुरू हो रहा है। आई कॉर्डियली थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो जाइएगा कहीं नहीं। ठीक है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से नुकसान हुआ ना हमारा, तो हम इसको इंशाल्लाह मैं दोबारा लिंक भेजूंगा आपको अभी क्लास एंड होने के बाद, और क्लास को कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है। आई कॉर्डियली थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। विद द utmost सिंसेरिटी। utmost बेटे ये सुपरलेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इंतहाई, एक्सट्रीम। विद द utmost सिंसियरिटी, इंतहाई खुलूस के साथ। फॉर द ऑनर यू हैव कॉन्फर्ड अपॉन मी, उस एजाज या उस इज्जत के बदले में जो आप सब ने मुझे बख्शी है। कॉन्फर का मतलब होता है बेस्टव, यानी बख्शना या नवाजना। जिस इज्जत से आपने मुझे नवाजा है उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं और पूरे खुलूस के साथ। ठीक है। आई सिंसियरली होप, मैं पुरखुलूस उम्मीद रखता हूं, मैं नेक उम्मीद रखता हूं, पुरखुलूस उम्मीद करता हूं। दैट विद योर सपोर्ट एंड योर कोऑपरेशन, कि आपकी मदद और आपके ताउन के जरिए वी शैल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड, हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, इस कानून, इस आइन साज असेंबली को दुनिया के लिए मिसाल बना देंगे। हाँ जी, समझ में आ रहा है? ठीक है।
The Constituent Assembly has got two main functions to perform. इस आइन साज असेंबली के दो अहम अफ़आल हैं जो उन्हें सरअंजाम देने हैं, दो अहम काम हैं जो इसे सरअंजाम देने हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाई गई है? दो कामों के लिए। द फर्स्ट इज द वेरी ऑनरस एंड रिस्पॉन्सिबल टास्क। पहला तो सबसे भारी, ऑनरस, हैवी एंड रिस्पॉन्सिबल, बड़ी जिम्मेदारी का काम है, टास्क है, ऑफ फ्रेमिंग आवर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि हमें फ्रेमिंग करनी है, डिजाइन करना है, बनाना है, मेकिंग आवर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आईन को बनाना है। एंड द सेकेंड ऑफ फंक्शनिंग एज अ फुल एंड कंप्लीट sovereign body as the federal legislature of Pakistan। और दूसरा अहम फंक्शन ये है कि ये आइन साज असेंबली अमल करेगी, काम करेगी भरपूर और मुकम्मल खुद मुख्तार इदारे की हैसियत से। बेटा, सॉवरन का मतलब होता है ऑटोनमस, या हम कहते हैं जिसे सेल्फ गवर्निंग, यानी खुद मुख्तार। एक खुद मुख्तार इदारे के तौर पर, एज द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के वफाकी कानून साज इदारे के तौर पर। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इस असेंबली का नाम क्या रखा? फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। लेजिस्लेशन कहते हैं कानून साजी को, कानून बनाने को। और कानून बनाने वाली असेंबली कौन सी होती है? नेशनल असेंबली होती है। तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का पहला नाम फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का वफाकी कानून साजी का इदारा। वफाकी का मतलब सेंट्रल, यानी कैपिटल सिटी जिसके अंडर में प्रोविंसेस आते हैं। वी हैव टू डू द बेस्ट वी कैन। हमें अपनी बेहतरीन सलाहियतें इस्तेमाल करनी होंगी, बेहतरीन काम करना होगा जो हम कर सकते हैं। इन अडॉप्टिंग अ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन, एक आर्जी आइन हासिल करने में। बेटे, प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्पररी, आर्जी। जैसे आप मैट्रिक पास करते हैं तो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, वो आर्जी होता है। फिर मैट्रिक बोर्ड आपको एक परमानेंट सर्टिफिकेट इशू करता है जिसे आप मैट्रिक सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है ना? तो जब तक वो इशू नहीं होता तब तक ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट काम करता है उसकी जगह। इसी तरह से मैंने बताया 1956 में आइन मंजूर हुआ पाकिस्तान का पहला। तो तब तक जो आइन काम कर रहा था वो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी आर्जी आइन था। तो हमें पहले तो एक आर्जी आइन बनाना है फॉर द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की वफाकी कानून साज असेंबली के लिए। यू नो, रियली, आप हकीकतन ये जानते हैं दैट नॉट ओनली वी ourselves आर वंडरिंग, कि न सिर्फ ये कि हम खुद हैरान हैं, बट आई थिंक द होल वर्ल्ड इज वंडरिंग, बल्कि मेरा ख्याल है सारी दुनिया इस बात पर हैरान है। इस बात पर भी, दिस अनप्रेसिडेंटेड साइक्लोनिक रेवोल्यूशन, ये जो इनकलाब आया है, आनन फानन इनकलाब आया है। साइक्लोनिक का मतलब बहुत तेज तूफानी अंदाज में रेवोल्यूशन आया है। रेवोल्यूशन कहते हैं इनकलाब को, सडन चेंज को, सडन चेंज ऑफ पावर। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, हम इसे बेमिसाल कह सकते हैं। ठीक है? एक बेमिसाल
यानी जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, ऐसा तूफानी इनकलाब आया, which has brought about the plan of creating two independent sovereign dominions, जिसके सबब से एक प्लान अमल में आया, एक मंसूबा अमल में आया, दो आजाद खुद मुख्तार रियासतों का। इंडिपेंडेंट, आजाद, सॉवरन, सेल्फ गवर्निंग, ऑटोनमस, खुद मुख्तार। डोमिनियंस का मतलब है स्टेट्स, रियासतें। इन दिस सब कॉन्टिनेंट, इस बर्रे सगीर में। बेटा हम साउथ एशिया के जिस रीजन में रहते हैं, यानी जिसे पहले इंडिया इंडिया कहा जाता था, अब इंडो पाक कहा जाता है, ये सब कॉन्टिनेंट कहलाता था, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी डोमिनियन थी। एशिया में सबसे बड़ी हुकूमत ये थी। तो ये खुद एशिया के कॉन्टिनेंट में एक सब कॉन्टिनेंट था, बर्रे सगीर था। एशिया एक बर्रे आजम है, आजम का मतलब बड़ा, और बर का मतलब खुश्की का टुकड़ा। एशिया तो खुद एक खुश्की का बड़ा टुकड़ा है। इसमें एक और बर्रे सगीर। अब बर्रे सगीर का क्या मतलब है कि खुश्की का छोटा टुकड़ा। तो यहां पर हम कहेंगे बर्रे सगीर। यानी हम भी हैरान हैं, और मेरा ख्याल में सारी दुनिया इस बात पर हैरान है कि जिस तेजी से तूफान की तरह एक ऐसा इनकलाब आया जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, जो सबब बना एक ऐसे मंसूबे पर अमल दरामद कराने का, जिससे दो आजाद खुद मुख्तार रियासतें वजूद में आईं बर्रे सगीर में। दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट, ये बहुत बड़ा, ह्यूज, माइटी, पावरफुल सब कॉन्टिनेंट विद ऑल काइंड ऑफ इनहेबिटेंट्स, जिसमें हर किस्म के बाशिंदे आबाद थे, हर किस्म के, हैज बीन ब्रॉट अंडर अ प्लान, एक मंसूबे के तहत चलाया गया, विच इज टाइटैनिक, अननोन एंड अनपैरेलल्ड। जो ह्यूज है, टाइटैनिक बहुत बड़ा है, अननोन और गैर मशहूर। गैर मशहूर से मुराद इससे पहले कभी किसी को नहीं पता था। अनपैरेलल्ड मीन इमैक्युलेट, जिसकी कोई लासानी है, यानी जो बिल्कुल लासानी है। अच्छा, यहाँ क्लास का टाइम एंड हो रहा है, मैं फौरन नया लिंक आपको सेंड कर रहा हूँ और क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, वेट कीजिएगा। टाइटैनिक का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा। अननोन का मतलब है विच इज नेवर नोन इन द हिस्ट्री, जिसका तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अनपैरेलल्ड, इमैक्युलेट, लासानी, एक लासानी और एक बहुत बड़ा प्लान, जिसके तहत इतने सारी मुख्तलिफ बाशिंदे रहते हैं हिंदुस्तान। अच्छा जी, अब देखिएगा, आगे चलते हैं। डीलिंग विद आवर फर्स्ट फंक्शन। अब जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है टू अडॉप्ट अ टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो डीलिंग विद आवर फर्स्ट फंक्शन, पहला अमल जिसे हमें सरंजाम देना है, उसको सरंजाम देते हुए, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, पहली और अव्वलीन शय, दैट आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज, जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं। आखिरी सेंटेंस का क्या मतलब है? अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आखिरी सेंटेंस, बासित खान। सॉवरन डोमिनियंस कहाँ से? हाँ, दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट, ये बहुत बड़ा सब कॉन्टिनेंट, विद ऑल काइंड ऑफ इनहेबिटेंट्स, जिसमें हर किस्म के बाशिंदे आबाद हैं, हैज बीन ब्रॉट अंडर अ प्लान, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है लाया गया एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा बनाकर, विच इज टाइटैनिक, जो वाकई बहुत बड़ा था, अननोन, और इस प्लान के बारे में, जो बहुत बड़ा प्लान था, अननोन है, दुनिया में इससे पहले कभी नहीं जाना गया कि इतना बड़ा प्लान हो, अनपैरेलल्ड, और उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, लासानी है। ठीक है। अच्छा जी, डीलिंग विद आवर फर्स्ट फंक्शन, अब पहला फंक्शन जो हमारा है उसे सरंजाम देने के लिए, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज दिस,
पहला और अव्वलीन चीज जो है, जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, वो ये है कि रिमेंबर, याद रखना, दैट यू आर नाउ अ सॉवरन लेजिस्लेटिव बॉडी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से खिताब करते हुए कहा है कि तुम, यानी आप, एक अब एक खुद मुख्तार कानून साज इदारा हैं आज से। सॉवरन, खुद मुख्तार, लेजिस्लेटिव, कानून साजी करने वाला बॉडी, इदारा। एंड यू हैव गॉट ऑल द पावर्स, और आपके पास तमाम तर इख्तियारात मौजूद हैं। इट देयरफॉर प्लेसेस ऑन यू द ग्रेवेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिहाजा अब आपकी बहुत भारी जिम्मेदारी बनती है। ग्रेवेस्ट, सीरियस मोस्ट, इंतहाई संजीदा और भारी, हैवीएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज टू हाउ यू शुड टेक योर डिसीजंस, कि अब आप अपने फैसले किस तरह करते हैं। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। पहला फर्ज हुकूमत का क्या है? वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या है? यानी इनैक्टमेंट ऑफ लॉज, कानून की पासदारी, कवानीन और ज़ाब्तों की पाबंदी को मेंटेन करे, अमन व अमान की सूरत हाल को मेंटेन करे, so that the life, property and religious beliefs of its subjects, ताकि पाकिस्तान के लोगों, सब्जेक्ट्स का मतलब है यहाँ पीपल, पाकिस्तान की लोगों की जिंदगी, उनकी इमलाक, जायदादें और मजहबी अकायद, रिलीजियस बिलीफ्स, आर फुली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। रियासत के जरिए मुकम्मल तौर पर उनकी हिफाजत की जा सके। ठीक है, यानी अगर कानून और ज़ाब्ते की पासदारी को बरकरार रखा जाएगा हुकूमत की तरफ से, तो लोगों की जिंदगी, उनकी इमलाक, उनकी मजहबी अकायद महफूज रहेंगे। ठीक है भाई। द सेकंड बिगेस्ट, सॉरी, द सेकंड थिंग दैट अकर्स टू मी इज दैट, दूसरी चीज जो मेरे सामने आती है वो ये है, वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस फ्रॉम विच इंडिया इज सफरिंग। इंडिया जिन बड़े मसाइब में, मुश्किलात में, कर्सेस में, जिन दो बड़ी बुराइयों में घिरा हुआ है, मुब्तला है, वो कौन सी हैं? इज ब्राइबरी एंड करप्शन, रिश्वत और बदउनवानी। ब्राइबरी, रिश्वत, करप्शन, बदउनवानी। दैट रियली इज अ पॉइजन, ये यकीनन एक जहर है। वी मस्ट पुट दैट डाउन, हमें इसे खत्म करना होगा। पुट डाउन का मतलब है टू पुट एन एंड टू, यानी फिनिश करना है, मिटाना है, डिमिनिश करना है। वी मस्ट पुट दैट डाउन, हमें इसे खत्म करना होगा। विद एन आयरन हैंड, आहनी हाथ के इस्तेमाल से, आहनी हाथ या आहनी बाजू के इस्तेमाल से, यानी विद फोर्स, ताकत के इस्तेमाल के साथ रिश्वत और बदउनवानी को मिटाना होगा। एंड आई होप दैट यू विल टेक एडिकेट मेजर्स, और मुझे उम्मीद है कि कानून साज असेंबली एडिकेट मेजर्स, यानी सर्टेन स्टेप्स, सफिशिएंट स्टेप्स, मौजूद तरीन इकदामात उठाएगी as soon as it is possible for this assembly to do so, जैसे ही इस असेंबली के लिए ऐसा करना मुमकिन हुआ। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ।
हाँ जी, चैट मैंने खोल रखी ताकि सवाल मैं देख लूं आपका। ब्लैक मार्केटिंग, अब जिना फरमा रहे हैं ब्लैक मार्केटिंग यानी जखीरा अंदोजी, इज अनदर कर्स, एक और बुराई है। वेल, आई नो दैट ब्लैक मार्केटर्स आर फ्रीक्वेंटली कॉट एंड पनिश्ड। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जखीरा अंदोज फ्रीक्वेंटली यानी कॉन्स्टेंटली, मुस्तकिल गिरफ्तार भी होते हैं और उन्हें सजाएं भी मिलती हैं। नाउ यू हैव टू टैकल दिस मॉन्स्टर, अब आपको कानून साज असेंबली को टैकल करना है, निमटना है, नबरदाजमा होना है इस बला से, इस मॉन्स्टर से, विच टुडे इज अ कॉलोसल क्राइम, जो आज के दौर में कॉलोसल क्राइम, इंतहाई बड़ा जुर्म है, अगेंस्ट सोसाइटी, मुआशरे के खिलाफ, इन आर डिस्ट्रेस्ड कंडीशंस, हमारी इस अफसोसनाक हालत। आई थिंक दे ऑट टू बी वेरी सिवियरली पनिश्ड, मेरा ख्याल है कि जो जखीरा अंदोज हैं उन्हें सख्त तरीन सजा दी जाए, बिकॉज दे अंडरमाइन द एंटायर सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ फूड स्टफ्स एंड एसेंशियल कमोडिटीज एंड कॉज होलसेल स्टारवेशन। क्योंकि वो क्या करते हैं, जो जखीरा अंदोज होते हैं वो क्या करते हैं, अंडरमाइन कर देते हैं, दफन कर देते हैं द एंटायर सिस्टम ऑफ कंट्रोल, पूरे कंट्रोल सिस्टम को, पूरे निजाम को दफन कर देते हैं, एंड रेगुलेशन ऑफ फूड स्टफ, और जो खाने पीने की अजनास है, अजनासे खुर्दो नोश, खाने पीने की चीजें, उनकी रेगुलेशन को, उनकी तकसीम को, एंड एसेंशियल कमोडिटीज, और बुनियादी जरूरियात की चीजें जो, एंड कॉज होल सेल स्टारवेशन, और बहुत बड़े कहत, स्टारवेशन, कहत का सबब बनती है। आज यहां तक रखते हैं। अच्छा जी, कायदे आजम की स्पीच चल रही थी और इसमें हमने यहां से कंटिन्यू करना था, स्टारवेशन तक हमने पढ़ा था। द नेक्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स मी इज अ लेगेसी। लेगेसी कहते हैं बेटा, जो हमें विरसे में चीजें मिलती हैं। तो जब पाकिस्तान बना तो हमें बहुत सी चीजें ऐसी विरसे में मिली, कोई अच्छी चीज तो मिली नहीं, ऐसी चीज मिली जो कि पहले से चली आ रही थी, ठीक है ना। दैट वाज, यहाँ कह रहे हैं विच हैज बीन पास्ड ऑन टू अस, जो हमें विरसे में मिली। तो लेगेसी का मतलब होता है विच इज पास्ड ऑन टू यू, ऐसी चीज जो आपको प्रीवियस एज से मिली हो, उसे हम कहते हैं लेगेसी। एग्जैक्टली इसको हम कहेंगे, हाँ, अ गिफ्ट बाय विल, स्पेशली ऑफ मनी और अदर पर्सनल प्रॉपर्टी, या हम कहेंगे समथिंग ट्रांसमिटेड बाय और रिसीव्ड फ्रॉम एन एंसेस्टर। तो वी वर ट्रांसमिटेड बाय द इंडियन कल्चर, हमें इंडियन कल्चर से कुछ चीजें ट्रांसमिट हुई थी, एज अ गिफ्ट मिली थी। और वो चीज क्या थी, कायदे आजम ने तंज़ी अंदाज में कहा है, द नेक्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स मी इज अ लेगेसी, दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि एक लेगेसी है, विच हैज बीन पास्ड ऑन टू अस, जो हमें मिली है हमारे इंडियन कल्चर से, अलॉन्ग विद मैनी अदर थिंग्स गुड एंड बैड, दूसरी चीजों के साथ साथ जो अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, हैज अराइव्ड दिस ग्रेट इवल, ये एक बहुत बड़ी बुराई भी हम तक पहुंची है, द इवल ऑफ नेपोटिज्म एंड जॉबरी। इवल ऑफ नेपोटिज्म, नेपोटिज्म किसे कहते हैं, इवल तो बुराई को कहते हैं, नेपोटिज्म किसे कहते हैं। अच्छा, इवल का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है पिछले पैराग्राफ में, इसके लिए कर्स का वर्ड इस्तेमाल हुआ था, ठीक है ना। तो कर्स ऑफ नेपोटिज्म या इवल ऑफ नेपोटिज्म सेम थिंग। नेपोटिज्म कहते हैं अकरबा परवरी को,
यानी अपने जानने वालों के साथ फेवर, जो फेवरेटिज्म कहते हैं ना हम जिसे, फेवरेटिज्म। द ईवल ऑफ नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म एंड जॉबरी। जॉबरी का मतलब होता है अपनी जॉब का गलत इस्तेमाल, अपनी पोस्ट का इलीगल यूज, यानी अपने ओहदे का, अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल करना। तो एक तो अकरबा परवरी, और दूसरी बुराई जो थी वो ये थी कि अपने ओहदे का, ओहदे को इंग्लिश में कहते हैं ऑफिस या पोस्ट, अपनी पोस्ट या अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल। तो यानी अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। तो ये दो चीजें हो गई, यानी रॉन्ग यूज ऑफ समवंस ओन पावर्स। तो नेपोटिज्म फेवरेटिज्म हो गया। तो ये बुराइयां हमें विरसे में मिली, क्योंकि अंग्रेज के जमाने से चली आ रही थी, इंडिया में ऑलरेडी थी। तो ये हमारे लिए लेगेसी साबित हुई। दिस evil मस्ट बी crushed relentlessly। इस बदी को, इस बुराई को कुचलना होगा। मस्ट बी क्रश्ड, इसको कुचलना होगा। मस्ट बी वाइप्ड आउट रिलेंटलेसली, बगैर किसी चीज की परवाह किए, केयरलेसली। आई वॉन्ट टू मेक इट क्वाइट क्लियर। मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, वाजह कर देना चाहता हूँ, दैट आई शैल नेवर टॉलरेट, कि मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा एनी काइंड ऑफ जॉबरी नेपोटिज्म, किसी किस्म की भी जॉबरी या किसी किस्म का भी नेपोटिज्म। ठीक है, चाहे किसी किस्म की। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वो नेपोटिज्म यानी फेवरेटिज्म, अकरबा परवरी और जॉबरी के इतने खिलाफ थे कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के अपने भाई, छोटे भाई जिनका नाम था, ही इज द यंगर ब्रदर ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, हिज नेम वाज बंदे अली जिन्ना, उनका नाम था बंदे अली जिन्ना। तो उन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड पर लिखवा लिया था कि यंगर ब्रदर टू मोहम्मद अली जिन्ना, यंगर ब्रदर टू द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखवाया था ब्रदर टू द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। कायदे आजम को जब पता चला तो उन्होंने न सिर्फ ये कि उनके खिलाफ ऑर्डर पास किया कि इस शख्स को किसी सरकारी दफ्तर में दाखिल होने की इजाजत ना दी जाए, बल्कि अपने भाई से कतई ताल्लुक भी कर लिया, सिर्फ इस वजह से कि वो उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो कायदे आजम तो इतने उसूल पसंद इंसान थे, तो नेपोटिज्म और जॉबरी जैसी चीज को वो कैसे पसंद करते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और एनी इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या किसी किस्म का भी दबाव, सिफारिश, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ब्रॉट टू बेयर अपॉन मी, मुझ पर अगर डाला गया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नाउ इफ वी वांट टू मेक दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, अब अगर हम इस पाकिस्तान की अजीम रियासत को बनाना चाहते हैं हैप्पी, खुशहाल, एंड प्रॉस्पेरस, कामयाब, सक्सेसफुल, वी शुड होली एंड सोलली कॉन्सेंट्रेट। होली एंड सोलली का मतलब होता है कंप्लीटली, एंटायरली। वी शुड टू कंप्लीटली, टोटली कॉन्सेंट्रेट, हमें मुकम्मल तौर पर तवज्जो देनी होगी, कॉन्सेंट्रेट करना होगा ऑन द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। वेल बीइंग का मतलब होता है वेलफेयर, यानी भलाई, लोगों की भलाई पर। एंड स्पेशली, और खास तौर से, ऑफ द मासेस। द मासेस का मतलब है द कॉमन्स, आवाम, आम लोग। एंड द पुअर, और गरीबों की। अब यहाँ द पुअर लिखा है तो एक बात याद रखिए बेटा, एडजेक्टिव का प्लूरल एस और ई एस लगाकर नहीं बनता, नाउन का प्लूरल बनता है एस और ई एस लगाकर। ठीक है ना, जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, बॉक्स का बॉक्सेस। लेकिन एडजेक्टिव जो होते हैं ना, रिच, पुअर, ब्लाइंड, डेफ, या इस तरह के एडजेक्टिव जितने भी हैं, इनका प्लूरल कैसे बनता है, दी लगाते हैं। द पुअर प्लूरल हो गया, रिच का प्लूरल द रिच, इंटेलिजेंट का प्लूरल द इंटेलिजेंट, ब्लाइंड का प्लूरल द ब्लाइंड। ब्लाइंड्स मत कर देना, ऐस मत लगा देना,
तो द पुअर का मतलब है गुरबा, गरीब की जमा। इफ यू विल वर्क इन कोऑपरेशन, अगर आप सब ताउन के साथ काम करेंगे, कोऑपरेशन के साथ, ताउन के साथ, कंसेंट के साथ मिलकर, फॉरगेटिंग द पास्ट, माजी को भुलाकर, बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का मतलब होता है टू पुट एन एंड टू द क्वारल्स, या टू एंड द क्वारल्स, यानी जो झगड़े हैं, जो आपस के तनाज़ात हैं, उनको दफन करके, उनको खत्म करके। यू आर बाउंड टू सक्सीड, तो फिर आपके लिए कामयाब होना लाजमी है। यू आर बाउंड टू का मतलब होता है लाजिम होना, सर्टेन, इट इज सर्टेन फॉर यू टू सक्सीड, तो फिर आप यकीनन कामयाब होंगे। इफ यू चेंज योर पास्ट एंड वर्क टुगेदर इन अ स्पिरिट, अगर आप अपने माजी को बदल दें और मिलकर एक जज्बे के तहत काम करें, दैट एवरी वन ऑफ यू, कि आप में से हर एक, नो मैटर टू व्हाट कम्युनिटी, कलर, कास्ट और क्रीड ही और शी बिलोंग्स, इज फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट अ सिटीजन ऑफ दिस स्टेट। यानी उन्होंने साफ कह दिया कि इस जज्बे के तहत काम करें कि आप में से हर एक, इससे कता नजर कि आपका की कम्युनिटी क्या है, क्योंकि उस वक्त हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटीज थी पाकिस्तान में, अभी भी है। कलर, आपका रंग क्या है, गोरे, काले, मुख्तलिफ कौमें, नस्लें। कास्ट, कास्ट का मतलब होता है जात पात, क्योंकि हिंदू तो यहाँ बहुत सारे थे और उनमें निचली जातें और ऊंचली ऊंची जातें भी थी। और क्रीड या कौमियत, सिंधी, पंजाबी, बलूची। ही और शी बिलोंग्स, मर्द हो या औरत हो, बिलोंग्स, जिससे भी ताल्लुक हो आपका, आप में से हर एक, एवरी वन ऑफ यू इज फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट, यानी पहले भी, बाद में भी, और आखिर तक अ सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, इस रियासत के शहरी हैं। यानी अक्सर लोग कहते हैं ना, हम पहले तो मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं, फिर फला पार्टी के हैं, फिर फला मसलक के। उन्होंने कहा नहीं भाई, पहला, दूसरा, तीसरा कुछ नहीं, अव्वलीन भी, दूसरे नंबर पे भी, और आखिरी नंबर पे भी आप सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, इस रियासत के शहरी हैं। विद इक्वल राइट्स, बराबरी के हुकूक के साथ, राइट्स कहते हैं हुकूक को। प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस मींस बेनिफिट्स, बराबरी के फवाइद हासिल करेंगे, फैसिलिटीज हासिल करेंगे, मराहत हासिल करेंगे, बेनिफिट्स हासिल करेंगे। एंड ऑब्लिगेशंस, और बराबरी के फराइज भी, सिर्फ हुकूक बराबरी के नहीं, फराइज भी बराबरी के। वी शुड बिगिन टू वर्क इन दैट स्पिरिट, हमें इस जज्बे से काम शुरू करना चाहिए। एंड इन कोर्स ऑफ टाइम, ऑल दीज एंगुलरिटीज ऑफ द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, और इस दौरान अपनी तमाम तर एंगुलरिटीज, एंगुलरिटीज का मतलब क्या है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात, ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, चाहे वो अक्सरियत की कम्युनिटीज की हो या अकलियत की कम्युनिटी की। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी। अब ये दो पैराग्राफ रह गए सिर्फ, ये चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे जी। नो पावर कैन होल्ड another नेशन इन सब्जेक्शन, जिना का ये जुमला बड़ा मशहूर है दुनिया भर में। देखें, मोहम्मद अली जिना वो शख्सियत है, हम तो कदर नहीं करते पाकिस्तानी तो, हालांकि हमें सबसे ज्यादा एहसानमंद होना चाहिए उस शख्सियत का। दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, दुनिया भर में मोहम्मद अली जिना की फिलॉसफी को कोट करते हैं, उसके स्टेटमेंट्स को, उसके एक एक जुमले को कोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जिन्होंने, नो पावर कैन होल्ड एन अदर नेशन इन सब्जेक्शन, दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो किसी कौम को कब्जे में रख सके, किसी कौम पर कब्जा कर सके। और ये उसने साबित करके भी दिखाया, अंग्रेज और हिंदुओं दोनों के कब्जे से मुसलमानों को निजात दिलाई।
Therefore we must learn a lesson from this. लिहाजा हमें इस बात से सबक सीखना चाहिए. You are free. तुम सब आजाद हो. 11 अगस्त को जिन्ना ने आजादी का ऐलान कर दिया. यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स. तुम सब आजाद हो अपने अपने मंदिरों में जाने के लिए. अच्छा, मंदिरों का जिक्र पहले क्यों किया भाई? पाकिस्तान तो एक इस्लामिक स्टेट थी, इस बात को समझिएगा. देखिए, दो बातों का जिक्र कायदे आजम ने इस तकरीर में जानबूझकर हिकमत अमली के तहत किया. एक तो बराबरी का, जबकि इस्लामिक स्टेट में बराबरी के हुकूक नहीं होते हैं, बल्कि अदलो इंसाफ के तहत हुकूक और फराइज बांटे जाते हैं. लेकिन यहाँ उस वक्त हिकमत अमली का तकाजा था कि बराबरी के हुकूक का ऐलान करके जिन्होंने उन कौमों को और उन कौमियतों को इत्मीनान दिलाया था कि जो इस डर के मारे अ, इस डर में मुब्तला थे, इस खौफ में मुब्तला थे कि मुस्लिम स्टेट है, मुसलमान न जाने हमारे साथ क्या करें, नॉन मुस्लिम खास तौर से. और दूसरी ये कि जो खास तौर से हिंदू माइनॉरिटी थी पाकिस्तान में, उनमें अक्सर हिंदू जो थे वो निचली जात के थे. अक्सरियत हमेशा निचली जात की होती है. अक्सरियत निचली जात के हिंदुओं की थी. आज इंडिया में भी आप देख लें, अक्सरियत निचली जात के हिंदुओं की है, और ऊंची जात जो ब्राह्मण है. असल में हिंदुओं के यहाँ ये सिस्टम है कि चार जात पात है. सबसे ऊंची जात है ब्राह्मण, जो अपने आप को सबसे ऊंची और अफजल जात समझते हैं. और दूसरी जात है इनके यहाँ वैश्य, जो कारोबारी लोग होते हैं. तीसरी जात है इनके यहाँ खश्त्री, जो शुरू से सोल्जर्स हैं, जंगजू किस्म के लोग हैं. और चौथी जात, सबसे निचली जात है, कमी कमीन जो है, वो शूदर. तो उनके यहाँ ये चार जातें हैं. इस्लाम तो जात पात का निज़ाम ही नहीं देता. इस्लाम तो तकवा की बुनियाद पर फर्क करता है, वरना रंग, नस्ल, कौम, जात पात की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं है इंसानों में. तो ये बड़ा फर्क है, इसको समझिएगा. तो उस वक्त निचली जात के हिंदू पाकिस्तान में बहुत थे. अच्छा, निचली जात के हिंदुओं के साथ क्या होता है आज भी? कोई ब्राह्मण कभी किसी निचली जात के हिंदू से हाथ नहीं मिलाता. हाथ मिलाने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और उसे पवित्र होने के लिए गंगा स्नान करना पड़ेगा. यानी वो अपने मजहब से बाहर हो जाएगा. फिर उसे गंगा स्नान, गंगा जल, गंगा के पानी से उसे नहाना पड़ेगा, फिर वो पाक होगा. इतना नीच समझते हैं वो शूद्र जात को. सॉरी. तो हिंदुओं के यहाँ ये जात पात का निजाम था. अब जो निचली जात के हिंदू थे पाकिस्तान में, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम अपने हिंदुस्तान वापस चले जाएं, यानी वो भी माइग्रेट कर लें, तो जाहिर है कि वहां उन्हें निचली जात का हिंदू समझकर निचले काम सौंपे जाएंगे, और हमेशा नीच ही समझा जाएगा. जिन्हों ने ऐलान किया बराबरी के हुकूक का, कि आप बराबर के शहरी हैं, यहाँ उन्हें इज्जत मिली. और आज देख लीजिए, मैं अक्सर क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो मेरी क्लास में हिंदू स्टूडेंट्स भी होते हैं, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स भी होते हैं, लेकिन शनाख्त नहीं हो पाती किसी की जब तक कि नाम न बताया जाए. और सब ऐसे पढ़ रहे होते हैं जैसे सब एक जैसे ही हैं. तो ये हैं बराबरी के हुकूक. जबकि हिंदुस्तान में निचली जात के हिंदू जो हैं, शूदर हैं या दलित हैं, तो उनको इजाजत नहीं है आला तालीम हासिल करने की, आज भी. आज भी. तो जाहिर है कि कायदे आजम उन नॉन मुस्लिम्स को पहले मुतमईन करना चाहते थे कि भाई आप परेशान ना हो, आपको यहाँ बराबरी के हुकूक मिलेंगे. इसलिए ये ऐलान किया था. ठीक है. तो बराबरी का जो ऐलान किया था, उसके पीछे कोई सोशलिज्म या सेक्युलरिज्म की सोच नहीं थी. बराबरी का ऐलान करने के पीछे सोच ये थी कि यहाँ के जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी परेशान ना हो. ठीक है. तो देखिएगा, लेकिन हमारे यहाँ के सोशलिस्ट माइंडेड लोगों ने इस पॉइंट को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, और ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान तो इस्लामिक स्टेट है ही नहीं, वो तो सोशलिस्ट स्टेट या सेक्युलर स्टेट बनने के लिए बना था. ऐसा हरगिज नहीं, नहीं, नहीं है. याद रखिएगा, अगर ऐसा होता तो दो कौमी नजरिया ही पेश नहीं होता.
ठीक है ना। तो जिन्ना ने यहाँ पर हिकमत अमली के तहत ये कहा था, और वो हिकमत अमली मैंने आपको बता दी। क्योंकि इसके बाद जिन्ना ने कभी किसी तकरीर में बराबरी की या इस तरह की बात नहीं फरमाई, क्योंकि सब सेटल हो चुके थे माशाल्लाह से। तो यहाँ कहा कि अपनी मंदिरों में जाने के लिए आजाद हो। इसका मतलब ये था कि तुम्हारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जाएगी। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, कि पिछले 70-75 वर्षों में आज तक किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। किसी हिंदू को जबरदस्ती में कन्वर्ट होने का नहीं कहा जाता, या उसे अल्लाह अकबर का नारा लगाने का लिए नहीं कहा, जैसे हिंदुस्तान में होता है, आज भी होता है, कि मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर कहते हैं कि कहो जय श्री राम। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज तक ना हुआ है, ना हो सकता है। ठीक है ना। तो यही हिकमत अमली थी। यू आर फ्री टू गो टू योर, हाँ हिंदुस्तान में होता है बाबरी मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर बनाने, ये मिसाल है हिंदुस्तान की, पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं है ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, आप अपनी मसाजिद में जाने के लिए आजाद है। और टू एनी अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, या इस पाकिस्तान की रियासत में और कोई इबादत गाह है तो वहां जाने के लिए भी आजाद है। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, आप ख्वाह किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, किसी जात से ताल्लुक, देखें जात का लफ्ज आया ना फिर कास्ट का, किसी जात से ताल्लुक रखते हो या किसी कौमियत से, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट, स्टेट के, रियासत के कारोबार से, रियासत की कामों से इसका कोई ताल्लुक नहीं। वी आर स्टार्टिंग इन द डेज, हम इन दिनों में पाकिस्तान की इब्तिदा कर रहे हैं, when there is no discrimination, जब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा ये सवाल आया है, हाइफन क्यों है बीच में, कहाँ पर है भाई हाइफन? हाइफन नहीं है, ये लंबा सा डैश है। और ये डैश उस वक्त आता है जब डायलॉग में कहीं कोई तवील खामोशी हो, यहाँ जिना थोड़ी देर के लिए रुके और फिर कहा हो, इसलिए। अच्छा जी, when there is no discrimination, discrimination का मतलब होता है differences on the base of race and caste and color and religion, ठीक है ना। नस्ल, रंग वगैरह की बुनियाद पर जो फर्क होता है उसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, इसको तासुब कहते हैं, उर्दू में कहते हैं इसे तासुब। किसी किस्म का तासुब नहीं है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन कम्युनिटी एंड अनदर, एक कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई फौकियत नहीं है, कोई फर्क नहीं है। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन कास्ट और क्रीड एंड अनदर, एक जात या कौमियत का दूसरी जात या कौमियत में कोई तासुब नहीं है। वी आर स्टार्टिंग विद दिस, हम यहां से इब्तिदा कर रहे हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल, इस बुनियादी उसूल से, दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल, हम इस बुनियादी उसूल के साथ इब्तिदा कर रहे हैं पाकिस्तान की, दैट वी आर ऑल सिटीजन्स, के हम सब शहरी हैं, एंड इक्वल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, ऑफ वन स्टेट, और एक ही रियासत के बराबर के शहरी हैं। बात समझ में आ गई भाई? नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करें, कोई चीज पूछनी है, कोई वर्ड पूछना है? ठीक है। हम्म, आगे चलें। लेडीज एंड जेंटलमैन, अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन का तर्जुमा क्या होना चाहिए भाई, करके बताइए जरा जल्दी से। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन का तर्जुमा क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए, चैट में बताइए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन का आम तौर पर तर्जुमा, भाई और बहन, अच्छा, खवातीन और हजरात, वेरी गुड। सुने बेटा, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लेडीज तो खवातीन हो गया, जेंटलमैन मर्द हजरात, खवातीन और हजरात कुछ नहीं होता। ये हमारी उर्दू की गलती है, हम अक्सर कहते हैं खवातीन और हजरात, और ये गलत होता है। खवातीन और हजरात के मीनिंग ही नहीं बनते कोई। हजरात का मतलब है जो लोग हाजिर हैं, तो जो लोग हाजिर हैं उनमें खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं।
तो ये क्या बात हुई, खवातीन और जो लोग हाजिर हैं, खवातीन और हजरात मीनिंगलेस। उर्दू में कुछ नहीं होता है। उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में कहते हैं खवातीन और मर्द हजरात। तो अब इसमें वो खवातीन और वो मर्द जो हाजिर हैं, अब मीनिंगफुल हो गया ये। ठीक है, सही है भाई। अच्छा जी, आई डू नॉट विश टू टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम। अच्छा मैं बता दूं, खवातीन और हजरात आपको टेलीविजन पे भी मिलेगा। ये कॉमन एरर है ना, एक गलती इतनी आम हो जाती है कि लोग उसे गलत समझते ही नहीं है। ठीक है ना। तो खवातीन और हजरात कुछ नहीं है। ऐसे ही हम अक्सर करते हैं ना, स्टेज पर आकर क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। ओ भाई, अस्सलाम वालेकुम टू यू, या अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल, या अस्सलाम वालेकुम ऑल, कुछ भी नहीं बना। अस्सलाम वालेकुम, कुम का मतलब है यू ऑल, कुम का मतलब ही टू यू ऑल है। अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम सब पर, और फिर हम कहें ऊपर से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, ये बात ही गलत हो गई। यानी आप सबको सलामती हो आप सब पर, अजीब सा हो गया। तो हम रिडंडेंसी बड़ा इस्तेमाल करते हैं, रिडंडेंसी कहलाती है ये। आबे दमदम का पानी, है ना, लबे सड़क के किनारे, ऐसा नहीं होता। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई डू नॉट विश टू टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम। खवातीन और मर्द हजरात, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एंड थैंक यू अगेन फॉर द ऑनर यू हैव डन टू मी, और आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा उस एजाज या इज्जत के बदले में जो आपने मुझे दिया। आई शैल ऑलवेज बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। मैं हमेशा रहनुमाई हासिल करता रहूंगा उसूलों की बुनियाद पर, प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर। कौन से उसूल? ऑफ जस्टिस, अदल के उसूल, एंड फेयर प्ले, और इंसाफ के उसूल। हम उर्दू में भी दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अदलो इंसाफ, जस्टिस एंड फेयर प्ले। ठीक है, विदाउट एनी पॉलिटिकल लैंग्वेज, प्रेजुडिस और इल विल, बगैर किसी सियासी जुबान के, सियासी बयान के। यहाँ पॉलिटिकल लैंग्वेज का मतलब है सियासी बयान। प्रेजुडिस, बेटा ये लफ्ज लिखा जाता है प्री जूडाइस, मगर पढ़ा जाता है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है पार्शियलिटी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं BIAS, बेयास। लेकिन हम आम जुबान में अब कहने लगे हैं बायस, एक ही बात है। जानिबदारी, ठीक है, यानी किसी के बारे में पहले से ही फैसला कर लेना कि ये तो अपना दोस्त है, इसके हक में फैसला देना है, ये है पार्शियलिटी। और इल विल का मतलब है बदनीयती। वो कह रहे हैं बगैर किसी सियासी बयान या जानिबदारी या बदनीयती के। और देख लीजिए जिना आजकल के सियासतदानों की तरह सियासी बयानात नहीं दिया करते थे। अब तो सियासी बयान का मतलब हो गया झूठ बोलना। जिना बगैर झूठ बोले बात करते थे, सच्ची बात करते थे, जानिबदारी से कभी काम नहीं लिया उन्होंने। और इल विल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिना की नीयत अगर खराब होती तो जिना की औलाद को पाकिस्तान में कोई बड़ा ओहदा मिलता? जिना की तो औलाद को विरसा भी नहीं मिला। जिना ने अपनी एक इकलौती बेटी को जो है वो आख कर दिया था अपनी जायदाद से, इसलिए कि उसने एक नॉन मुस्लिम से शादी करने का फैसला किया था। तो जिना ने उस पर पाबंदी लगाई थी कि आइंदा वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती। तो जब जिना की तबीयत बहुत ज्यादा नासाज थी तो उनकी बेटी उन्हें देखने आई। तो जिना ने उसे बेटी कहकर नहीं मुखातिब किया था, मिसेस वाडिया कह के मुंह बुलाया था, मिसेस वाडिया। तो जिना तो इतने सख्त आदमी थे इस मामले में। और आज देख लीजिए, जिना है, लियाकत अली खां है, इन लीडर्स की औलादों को कुछ नहीं मिला पाकिस्तान में।
किसी की औलाद वजीर आला नहीं बनी, किसी की औलाद वजीर आजम नहीं बनी, किसी की औलाद कोई बड़े अफसर नहीं बनी, बल्कि किसी को ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट में ये सवाल आ गया भाई। हाँ, इल विल का मतलब है अनफ्रेंडली फीलिंग। ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने जो सवाल पूछा है वो क्या है, इल और विल में कोई वर्ड है? इल और विल को इंग्लिश में और कोई वर्ड है, बता तो रहा हूँ मैं। फ्रेंडली फीलिंग, अनफ्रेंडली फीलिंग, यानी वही कि बदनीयती का मुजाहरा करना। अच्छा जी। आ, अब ये एक बात और सुन लीजिए कि, हाँ, मैं जो कह रहा था कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो तो बिल्कुल सख्त तरीन आदमी थे इस मामले में। माई गाइडिंग प्रिंसिपल का मतलब है रहनुमा उसूल। माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शियलिटी। देखो ऊपर लिखा है प्रेजुडिस, उसकी ऑपोजिट नीचे लिखी है इम्पार्शियलिटी। प्रेजुडिस की ऑपोजिट है इम्पार्शियलिटी। अच्छा, अब ये सवाल आया है, सर जिन्ना इज मैरिड थे या अनमैरिड? ये मैं कह रहा हूँ बेटी थी उनकी, आप कह रहे हैं मैरिड थे या अनमैरिड थे, तो बात ही अपने अजीब सी कर दी। बेटा वो मुसलमान थे, बगैर मैरिज के कैसे बेटी होती? बल्कि उनको तो ये एजाज भी हासिल है कि उन्होंने एक पारसी लड़की को मुसलमान करके इस्लाम कबूल करवा के फिर उससे शादी की थी। आदमी तो वैसे ही जन्नती हो जाता है अगर वो किसी एक नॉन मुस्लिम को भी मुस्लिम कर दे। ठीक है ना? किसी एक नॉन मुस्लिम को भी इस्लाम के दायरे में ले आए अगर कोई, तो वैसे ही जन्नती हो जाता है भाई। तो जिन्हा ने तो अपनी बीवी को पहले मुसलमान कन्वर्ट किया, इस्लाम कबूल करवाया, फिर उससे शादी की। ठीक है, रत्ती बाई जिसका नाम था। ठीक है। तो अब ये सवाल करना कि वो मैरिड थे या नहीं थे, ये तो अजीब सा सवाल है, तो इमेच्योर क्वेश्चन है। अच्छा जी। अब, अच्छा एक बात याद है, मैं इस चैप्टर को एंड कर दूं फिर इसके बाद कुछ बातें करूंगा आपसे, खास तौर से। आई शैल ऑलवेज, अच्छा ये हो गया। माई गाइडिंग प्रिंसिपल, मेरा रहनुमा उसूल, विल बी जस्टिस, वो क्या होगा, इंसाफ, एंड कंप्लीट इम्पार्शियलिटी, और मुकम्मल गैर जानिबदारी। एंड आई एम श्योर, और मुझे यकीन है, दैट विद योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, कि आपकी मदद और आपके ताउन के साथ, आई कैन लुक फॉरवर्ड, मैं देख सकता हूँ पाकिस्तान को, टू पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान दुनिया की अजीम तरीन कौमों में से एक बनेगी। ये तो जनाब चैप्टर एंड हो गया है यहाँ पर। एक्सरसाइजेस बाद में हम देखेंगे। हाँ जी, अब सवाल जो आप कर रहे थे मैं बताता हूँ। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना, अब सुन लीजिए जरा कान खोल कर। असल में हम पाकिस्तानियों और ख़ास तौर से हम मुसलमानों के साथ एक साजिश ये हुई कि हमारे जहनों में, हमारी नई नस्ल के जहनों में हीरोज का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया गया। मैं अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो वापस आऊंगा, मैं अपनी बात मुकम्मल किए बगैर नहीं जाऊंगा। हीरोज का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया गया। अब हमारे नज़दीक हीरोज कौन है? टॉम क्रूज। अब हमारे नज़दीक हीरोज कौन है? शाहरुख खान, सलमान खान, है ना, वगैरह वगैरह खान। तो भाई एक बात याद रखो, ये 3 घंटे के हीरो होते हैं, और ये पैसे लेके नाचने गाने वाले लोग होते हैं। ये हमारे हीरोज नहीं हो सकते। हमारे हीरोज हैं सलाउद्दीन अयूबी, हमारे हीरोज हैं खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे हीरोज हैं मोहम्मद बिन कासिम, हमारे हीरोज हैं महमूद गजनवी, हमारे हीरोज हैं, मैं गिनवाता जाऊंगा आप थक जाएंगे, तारिक बिन जियाद। हमारे हीरोज में आते हैं कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अब मैं कायद आजम को इस फहरिस्त में क्यों काउंट कर रहा हूँ बेटे? कायद आजम ने सियासी जिहाद लड़ा था, सियासत के तहत उन्होंने सियासत के मैदान में वो जिहाद किया
जो ताकत के बल पर 300 साल से नाकाम हो रहा था। मुसलमान 300 साल से जिद्दोजहद कर रहे थे आज़ादी की और नाकाम होते चले जा रहे थे। जिन्ना ने 1938 में आकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली है और 1947 यानी 9 साल के अरसे के अंदर अंदर पाकिस्तान बना के आपको दे दिया। ये छोटा काम नहीं है, नस्लों पर एहसान कर दिया। ठीक है। जिन्ना वो शख्सियत है जिसके बारे में अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने अपनी किताब में लिखा है। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, आई थिंक तकी उस्मानी साहब के वालिद साहब, पाकिस्तान के जय्यद आलिम दीन गुजरे हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जिन्ना की नमाज जनाजा मैंने इसलिए पढ़ाई कि मेरे ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे और उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि जिन्ना की नमाज जनाजा तुम पढ़ाओगे क्योंकि जिन्ना मेरा सिपाही है। अब जिन्ना के बारे में कोई उल्टी बात सोचने से पहले ये जरूर सोच लेना कि जिन्ना सिपाही किसका है और पाकिस्तान किसके नाम पर बना है। पाकिस्तान के बारे में, जिन्ना के बारे में कोई उल्टी बात सोचना तक नहीं, वरना नाराज कौन होगा तुम जानते हो। नाराज वो होंगे जिनकी ख्वाहिश पर पाकिस्तान बना है और वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि जिन्ना ने अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी से ये कहा था कि ये बात मेरी मौत तक किसी को ना बताना कि मैं लंदन चला गया था, किसी के कहने पर हिंदुस्तान नहीं आ रहा था, नाराज था। फजर के वक्त मुझे जागते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और हुक्म मिला कि हिंदुस्तान जाओ और वहां के मुसलमानों को तुम्हारी जरूरत है। तो बेटा जिन्ना मामूली शख्स नहीं था। जिन्ना वो शख्स है जिस दिन पाकिस्तान बना है उस दिन पाकिस्तान के खजाने में एक पाई नहीं थी और उसके अगले दिन जिन्ना की जेब में एक पाई नहीं थी। जिन्ना और लियाकत अली खान ने अपनी जेबें खाली कर दी थी पाकिस्तान के खजाना भरने के लिए। देवर बिलियनर ऑफ दैट टाइम, उस वक्त के अरबपति लोग थे, मामूली लोग नहीं थे। लेकिन आप देख लीजिए उसके बाद उनका क्या हाल हुआ। एक पाई वरासत नहीं थी उनकी, एक पाई। इन लोगों का जो एहसान हम पर है ना, वो हम अपनी नस्लों को भी विरसे में देकर जाएंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं कभी मत भुलाइएगा, याद रखिएगा हमेशा। चले, थैंक यू वेरी मच। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम पोइट्री की तरफ वापस आएंगे। 2 चैप्टर हो गए, 2 पोएम्स। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। शाद रहे, आबाद रहे।